अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। निगरान वजीर आला पंजाब इसकी तैनाती को चैलेंज करने का फैसला किया है, लेकिन कानूनी तौर पे क्या ये चैलेंज हो भी सकती है? प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद क्या इलेक्शन मौखर कर सकते हैं? जो हुकूमती कैंप है विफाक में, वो बार बार मुख्तलिफ औकात पे बात कह चुका है कि शायद इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे ना हो। कानून में इसकी प्रोविजन क्या मौजूद है? जरा हमारे साथ माहिरीन कानून होंगे, उनसे पूछेंगे। आखिर में नकीबुल्ला कत्ल के तमाम मुल्जिमान बरी हो गए, यानी रियासत की तरफ से साफ पैगाम दे दिया गया है कि अगर आपको इंसाफ लेना है तो खुद अपने हिस्से का इंसाफ छीनना होगा। रियासत आपको इसमें बिल्कुल मदद नहीं करेगी, वो सगे और सौतेले का फर्क जानकर इंसाफ देती है। आगाज करते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से निगरान वाला के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जो है वो कल जब जारी हुआ, उसके बाद से एक नई कंट्रोवर्सी ने शक्ल अपनी जो है इख्तियार कर ली है। ये आपके सामने जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन हम दिखाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये नाम काफी दिनों से सर्कुलेट कर रहा था और बहुत कभी इम्कान इसी बात का था कि मोहसिन नकवी साहब ही बन जाएंगे निगरान वजीर आला पंजाब के। जैसे ही ये मामला सामने आया तो परवेज इलाही और इमरान खान साहब दोनों ने यकजुबान होकर इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। ये जरा सुनिए, खान साहब और परवेज इलाही साहब इसको चैलेंज करने के हवाले से कानूनी तौर पे क्या कह रहे हैं। अब ये जो इन्होंने कर दिया है, इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे। हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को, उसके बाद हम फैसलाबाद में एहतजाज करेंगे, हम मुल्तान में एहतजाज करेंगे। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते। हम अदालत में भी जा रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले, और हम अब अदालत में जाएंगे इस चीज के ऊपर भी कि हमें डेट चाहिए इलेक्शन की। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज केसेस कर रहे हैं। हमने नाम ऐसे दिए थे, उसमें अब नून के लोग थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कैसा इंतखाब होगा आगे जाकर जिसमें एक पार्टी का मुकम्मल तौर पे जो है तहफुजात मौजूद है निगरान वजीर आला पंजाब के हवाले से। इनकी जो कंट्रोवर्सी फ्री कैसे बनाएंगे इंतखाबात को। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कानूनी तौर पे कोई जगह ये प्रोविजन है ही नहीं कि इस तकर्री को चैलेंज किया जा सके, और अगर हुआ भी तो वो कानूनी तौर पे से अपोज करेंगे, इस जंग को लड़ेंगे। मेरे ख्याल है कि इसको बिल्कुल जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। कैनी आईनी होता है और उस प्रोसेस से गुजरा है। अगर वो अदालत में जाते हैं तो कानूनी जंग है, अगर उस जंग का आगाज होता है उसको कानूनी तौर पे आईनी तौर पे लड़ा जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में तकरीबन 17 जनवरी 2023 को इस बात का इंदिया दिया था कि अगर ये नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए तो उनका जो कैंडिडेट है, दिया गया जो नाम है, वो अप्रूव होने का कभी इम्कान है। सो पीएमएलएन और पीडीएन ऑलमोस्ट ये एक्सपेक्ट कर रही थी। राना साहब ने बड़े टैक्टफुली बाय द वे ये बात की, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने सियासी तौर पे एक हिंट दे दिया। किस तरह से सुने? ये फैसला तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने करना है। कमेटी बनेगी, वो कंसेंसस हो जाए, वो भी नहीं होगा, उसके बाद जाएंगे चीफ इलेक्शन कमीशन के पास। तो फिर इसका मतलब है जो दो नाम आपने दिए हैं इसमें से भी कोई नाम आ सकता है? ना जी, आ सकता है। फैसल वावडा साहब के बारे में क्या कहें? कहते हैं जी कि जो नादान दोस्त होता है वो दाना दुश्मन से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक टेलीविजन शो पे फैसल वावडा साहब बीइंग फैसल वावडा उन्होंने बता दिया जी कि मोहसिन नकवी का नाम जो है वो इसमें कंफर्म किया है और ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सीएम बनेंगे इंटरिम। तो अगर फैसल वावडा साहब टेलीविजन पे आके दावा करते हैं तो बहुत सारे लोग खुद इससे अज्यूम कर सकते हैं कि वो कहां से बोल रहे हैं, ये बात कहां से की जा रही है। बहरहाल वावडा साहब ने क्या कहा, सुनिए। मोहसिन नकवी सर बिल्कुल एक कंफर्म नाम है सर, सीएम केयरटेकर गवर्नमेंट का। या मोहसिन नकवी या सुखेरा साहब, दोनों के अंदर है। नहीं सर, सिर्फ मोहसिन नकवी। इलेक्शन कमीशन ने उन नामों में से एक नाम पिक करना, वो सिरा तोते की फाल मोहसिन नकवी साहब की निकलेगी। सो अगर ये मामला कंट्रोवर्शियल होना ना भी होता तो ये इस बयान के बाद से ये डेफिनेटली इसमें दाल में कुछ काला जो है वो दिखाई दे रहा है। बहरहाल जी मोहसिन नकवी साहब का तारुफ क्या है, ये जरदारी साहब की जबानी ही सुन लेते हैं कि उनका क्या तारुफ है। मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है।
बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब असेंबली तहलील की थी उसके बाद क्या ये आप लोगों ने क्या सोचा था, क्या होगा, मतलब कंसेंसस के साथ एक कैंडिडेट आ जाएगा? ये भी कहा जाता है कि यू डिडंट थिंक दिस थ्रू, कि ये भी हो सकता है कि एक ऐसा इंटरिम सीएम लग जाए जो जिसका प्रोफाइल ऐसा हो, तो ये आपने सोचा नहीं था? इम्कानात में से एक ये इम्कान भी होगा? हमारी पहली बात तो ये है कि हमारा पहले दिन से हमारा जो मुतालबा था वो शफाफ फौरी इंतखाबात का था, और वो है। हमने दयानतदारी से कोशिश की कि एक निज़ाम सेटअप ऐसा बने जिस पर लोगों को एतमाद हो, और हमारी नीयत का मुजाहरा आपने देख लिया कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी एक सब, आपको पता है कि सियासी कशीदगी चली आती है JUI के साथ, लेकिन जब उनकी तरफ से एक नाम तजवीज किया गया जो हमने समझा कि वाकईतन एक सही नाम उन्हें दिया है, आजम खान साहब एक अच्छी शोहरत वाले आदमी है, तो हमने सिर्फ इस वजह से नहीं कि उन्होंने नाम दिया है हम रुकावट बने, हमने उसे कबूल किया और आपने देखा एक कंसेंसस हो गया। यही हमारी नीयत और कोशिश थी पंजाब के बारे में। हमने वो नाम दिए नेक नियति से जो हमारी दानिश में नून लीग को काबिल कबूल होंगे। मिसाल के तौर पर खोसा साहब का नाम दिया, दयानतदार आदमी है और तजर्बाकार आदमी है। लेकिन उन्होंने खुद माजरत कर ली, आपने पहले नाम देने से पहले उन्हें खुद फोन करके नहीं पूछा कि आप इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा आदमी चाहिए, हमें एक अच्छा आदमी चाहिए था, और हमने उनको रिक्वेस्ट करनी थी कि वो एक अच्छे आदमी है, तजर्बाकार आदमी है, और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नवाज शरीफ साहब के। हमने नाम दिया सुखेरा साहब का। सुखेरा साहब इस वक्त भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। हमने नाम दिया चीमा साहब का। चीमा साहब चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के शहबाज शरीफ के साथ, यानी कि इनके साथ उनकी जान पहचान है, उनका एतमाद हासिल था, तो वो ऐसे अहम ओहदों पे रहे। आइडिया ये था कंसेंसस हो और एक शफाफ इलेक्शन हो सके। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो जिसका इंतखाब किया है, पहले तो पूरी आप देखें बाजार में यह अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि फैसला पहले ही हो चुका है, अभी इलेक्शन कमीशन के पास बात पहुंची नहीं थी, पार्लिमानी कमेटी का अभी इजलास खत्म नहीं हुआ था, तो आपने कहा, वाला साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, दीगर लोगों की गुफ्तगू आपने सुन ली कि फैसला हो चुका है। जब आप एक मुतनाज़ा फैसला करेंगे हमारी राय में, जिस पर एक बहुत बड़े तबके को एतमाद नहीं है, तो आपने एक मुतनाज़ा इलेक्शन का बीज बो दिया है। इससे आपने सियासी अदम इस्तेकाम की एक नई चाल चली है। इरादा आपका शफाफ इलेक्शन नहीं है। लेकिन शाह साहब, ये तो बात अभी ऑब्वियसली अगर एक सियासी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है, पंजाब की आपकी अपनी असेंबली, आपने वो तहलील की, अब ऐसा केयर टेकर सीएम आया है जो कि आपके नजदीक पीटीआई का दोस्त नहीं है, पीटीआई का जिसे कहते हैं के बारे में उनके जो सर, तो अभी प्रैक्टिकली सर ये कि पंजाब के अंदर एक ऐसा इंटरिम सेटअप है, यानी आपने अपनी असेंबली तहलील करके बिल्कुल ये सारे मामलात दे दिए पॉलिटिकली अपने मुखालिफिन को कि भाई वो पंजाब। देखिए बात ये नहीं है, हमें दोस्त नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी क्रेडिबल शख्सियत चाहिए जो शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत अहलियत रखती हो। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी आईनी जिम्मेदारी से आंख चुरा ली है। उनकी आईनी जिम्मेदारी क्या है? फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन। जब इस किस्म की नामजदगी करेंगे तो क्या क्रेडिबल इलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। और ये इन्होंने बहुत बड़ी गफलत की है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सारे इन्होंने निजाम को दाव पर लगाया है, ये मुनासिब न था। और आप देखें इस पे लोग एहतजाज, और फिर देखें, आप देखें कि उनका बायस देखें,
मुल्क का जो चैनल है, आप उसी को उठा के देख लेना। अभी तो कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि असेंबली तहलील हो रही है। उनके बायसेस देखे, उनके पर्सनल अटैक। शाह साहब, ये बातें तो सारी इट्स आउट देयर सर, लेकिन मसला भी ये है कि पंजाब के अंदर वो केयर टेकर सीएम है, आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे आई डोंट नो कितनी आपको उसमें फैसिलिटेशन होगी। अब सारी पोस्टिंग्स, वहां पे जो सारे पुलिस के अंदर तबादले, ये सब कुछ सर उन्होंने करना है इलेक्शन से पहले। देखिए कर ले, ये अपनी मनपसंद अगर पोस्टिंग और वो करेंगे और अपने परवरदा लोग लेकर आएंगे, मुतनाजा लोग लेकर आएंगे, क्या करेंगे? पर्चे करवाएंगे, झूठे करेंगे, धांधली का हिस्सा बनेंगे। इससे पाकिस्तान की खिदमत होगी, इससे निजाम दुरुस्त होगा, इससे मईशत को हम इस्तेकाम दे सकेंगे? हरगिज नहीं। देखिए, ये वो हरबे हैं जो माजी में इस्तेमाल हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। हम माजी की गलतियों से क्यों नहीं सीख रहे? हम फिर मुल्क को उसी बंद गली में धकेल रहे हैं जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को आज जो चैलेंजेस हैं वो एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस है। आज देखिए क्या हुआ, पूरे मुल्क में बिजली नहीं है, निजाम गवा है, आटा नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है, सनतें बंद हो रही हैं, और ये सियासी जोड़ तोड़ और इस मैकेनिक्स में लगे हुए हैं, इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं। खुदा का खौफ करे, कोई लोगों पर रहम करे। तो शाह साहब, आपके वुकला क्या कहते हैं कि आप इसको जब अदालत में चैलेंज करेंगे तो व्हाट आर द ऑड्स इन योर फेवर? क्योंकि ये एक पहली दफा ऐसा वाकया होने जा रहा है, तो वुकला ने आपको क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको चैलेंज करें? दूसरा ही कि क्या फिर दोबारा और डिले नहीं होगा एक नए प्रोसेस के तहत जो भी आगे एक सेटअप आना है? देखिए, चैलेंज करने का तो अपॉर्चुनिटी है, और हमने डिस्कस किया है। बेहतर नहीं कह सकता कि फैसला क्या होगा, लेकिन चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, बुनियादी क्या है? बुनियादी चीज आप बताइए। हमारे आइन में तरमीम की गई और एक केयर टेकर सेटअप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि माजी में लोग ये निशानदेही करते थे जी ये बायस है, ये तो अपनी पसंद की, अपनी जमात के लोग हैं, अपनी पसंद के लोग लेकर आए। तो माजी के तजर्बों को सामने रखते हुए फैसला किया गया, एक ऐसा निगरान सेटअप आए जिस पर सबको एतमाद हो। अब एक ऐसा सेटअप आ गया जिस पर एक मुल्क की बड़ी पार्टी को एतमाद ही नहीं है, उनका बायस ऑब्वियस है। तो आप बताइए उस इलेक्शन की क्या अहमियत होगी? अभी इलेक्शन का आगाज नहीं हुआ और इलेक्शन को मुतनाजा कर दिया। तो इलेक्शन वैसे आपको लगता है वक्त पे हो जाएंगे कि क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन वक्त पे ना हो? क्योंकि ये कह रहे हैं मारिया बीवी, हम ये इस तरफ बढ़ते ना बढ़ते, इनकी इलेक्शन करवाने की नीयत ही नहीं है। हमें इस पे कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन हमने हर आईनी रास्ता अख्तियार किया। हमने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की, हमने कोई वायलेंस की तरफ नहीं गए। हमने कहा जा रहा था धरने पे आ रहे हैं, ये जनाब ये इस्लामाबाद का वो नाश्ता बंद कर देंगे, जनाब ये धरना देंगे, ये वहां चढ़ाई करेंगे, खून खराबा कहीं नहीं हुआ। हमने एक पॉलिटिकल और आईनी लड़ाई लड़ी है, और हम कह रहे हैं अब पाकिस्तान के लोगों को से देखिए, आपके साथ मजाक किया जा रहा है, एक एजेंडे के तहत एक अरेंजमेंट किया जा रहा है। अगर आप इसको बेनकाब नहीं करेंगे, उसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो फिर मुल्क को नुकसान होगा। लेकिन शाह साहब, ये भी है ना कि जो आपकी अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उससे थोड़े से कंफ्यूजन भी आती है। फॉर एग्जांपल, आज आप लोग गए असेंबली में, आपने 45 इस्तीफे वापस करने की इस्तदा की, आप लोग वापस असेंबली के अंदर जाना चाहते हैं। अब 20 जनवरी सर नहीं जाना चाहते? नहीं, सुन लीजिए ना, मैं देखिए हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बिल्कुल तसलसल से चल रही है, और एक है, और वो है फ्रेश इलेक्शंस। ठीक है ना जी? उस फ्रेश इलेक्शंस के लिए हमने इस्तीफे दिए, फ्रेश इलेक्शंस के लिए हमने 2 असेंबलियों को तहलील किया, अपनी हुकूमतों को कुर्बान किया। फ्रेश इलेक्शंस के अरेंजमेंट के लिए हम एक डमी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को रिप्लेस करना चाह रहे हैं विद ए जेन्युइन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ठीक है, ये हमारी कोशिश है।
कामयाब होते हैं कि नहीं। इनको खौफ था, इनको खतरा था, उस खौफ और खतरे की बुनियाद पर इन्होंने यकलख्त हमारे 35 और फिर 35 लोगों को इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। जो कुछ स्पीकर कहते रहे उसकी नफी करते रहे, कहते रहे कि मैं एक एक को बुलाऊंगा, पूछूंगा, फिर यकलख्त वो तब्दील हो गए। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। लेकिन शाह साहब 3 दिन पहले जब आप लोग गए थे और आपका ही ऑन बयान ऑन रिकॉर्ड पास मौजूद भी है कि आपने कहा कि जी स्पीकर ने हमारे 70 इस्तीफे मंजूर किए हैं, बाकी क्यों नहीं किए, हम वो मंजूर करवाने के लिए असेंबली आ रहे हैं। आपने 20 जनवरी को कहा। आज आप लोग पहुंचे असेंबली के बाहर कि जो 45 इस्तीफे ये हम वापस लेना चाहते हैं। तो 3 दिन पहले जो आपकी स्ट्रैटेजी थी कि सारे मंजूर करें। नहीं, देखिए ना, हमने कहा और आपने दुरुस्त निशानदेही की है, मैं इसकी वजाहत कर दूं। हमने ये कहा कि हम आए हैं, अगर आपने हमारे 70 कबूल किए हैं तो फिर ये भी कबूल कर लें, और अगर आपने ये सिलेक्टिव करनी है, चेरी पिकिंग करनी है, तो उससे हम इख्तलाफ करते हैं, ठीक है। और जब आपने ये कर दिया तो हमने फिर अपनी हिकमत अमली को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और इस फोनी जो एक अरेंजमेंट है, एक डमी कायदे इख्तलाफ है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से घबराए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने फटाफट हमारे इस्तीफे मंजूर भी कर दिए, और इनकी सफों में बौखलाहट है। असेंबली का अब जी शॉर्ट सर्किट हो गया है, असेंबली को 4 दिन के लिए सील कर दिया गया है। आप देखें मुल्क में क्या हो रहा है और इनकी सियासी चालें प्रायोरिटी क्या। लेकिन शाह साहब अभी फाइनल बता दीजिए, अभी आप क्या चाहते हैं कि ये 45 इस्तीफे मंजूर ना हो, आप असेंबली में बैठे अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेके आए, या आप चाहते हैं कि ये सारे इस्तीफे मंजूर करें? देखिए, हमें असेंबली में बैठने का या मामूल की कार्रवाई का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है, कोई शौक नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये जो फोनी बैठी हुई है हिज़्ब इख्तिलाफ, इसके पास 20 लोग हैं, आज भी ऑपोजिशन की जो अक्सरियत है उसको तस्लीम नहीं करती, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चेंज किया जाए। दैट इज इट। हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो कि एक डमी है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। बाकी आपका ख्याल है कि हम असेंबली में बैठना चाहते हैं या कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? हरगिज नहीं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ थे, जो आज पंजाब के अंदर केयर टेकर सेटअप है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और ये जो 45 इस्तीफे ना वापस लेने के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, इस पे हम शाह साहब का मौक़िफ़ लेते। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे क्या इलेक्शन मौखर हो सकते हैं, सवाल नंबर 1, और क्या जो मौजूदा इंटरिम सीएम हैं इनके जो तकर्री को चैलेंज किया जा सकता है, सवाल नंबर 2। इसका जवाब लेंगे हम इस मुल्क के एमिनेंट लॉयर से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निगरां वज़ीर आला पंजाब की तकर्री को चैलेंज करने का ऐलान किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही साहब ने, लेकिन क्या इसमें कानूनी तौर पे गुंजाइश मौजूद है या नहीं, एक तो इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हम अब ये नई एक सुनगुन सुन रहे हैं कि क्या इस हुकूमत की ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है निगरान सेटअप के, और क्या ये जो हल्का बंदियां होनी हैं, ये सारे मामलात हैं, इसकी वजह से टेक्निकली इलेक्शन प्रोसेस को डिले किया जा सकता है या नहीं। ये बार बार बात हम देख रहे हैं कि शाफे हुसैन साहब ने एक टेलीविजन शो में की, रियाज फितियाना साहब ने बात की, और अयाज सादिक साहब ने बात की कि इलेक्शंस को डिले करने के लिए जो कानूनी रास्ता है, और कुछ मुआशी इमरजेंसी की भी बात की वहां पर। जरा ये सुनिए, ये क्या है। ये भी सोचा जा सकता है कि अगर जरूरत पड़े तो इंतखाबात जरा 1 साल आज के लिए मजीद मुलतवी कर। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 6 महीने एक्सटेंड भी हो सकता है अगर सिचुएशन हो, कोई ऐसी हो इमरजेंसी सिचुएशन हो जिसमें इकोनॉमिक सिचुएशन भी आती है, तो अब समझने वाले को समझ जाइए कि हमारे पास ये कार्ड भी है। कोई आईनी तरीकाकार तो नहीं है इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने का। इकोनॉमिक इमरजेंसी वाली क्लॉज भी है, प्लस पंजाब में कई डिस्ट्रिक्ट्स में हल्का बंदियां रहती हैं, किस तरह लोग मैनेज करेंगे रमजान के महीने में। 1 साल हो सकता है, कौमी असम्बली की मुद्दत में भी तोसी हो जाए, मतलब ये होगा कि 2024 तक ये असम्बली कायम रह सकती है। मुआशी इमरजेंसी के निफाज के मुतालिक आइन क्या कहता है, हमने ये शिक निकाली, ये शिक नंबर 235 है, 235 है,
اور وہ کہتی ہے کہ اگر صدر کو اطمینان ہو جائے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس سے پاکستان یا اس کے کسی حصے کی اقتصادی زندگی، مالی استحکام یا ساکھ کو خطرہ لاحق ہے، تو وہ صوبوں کے گورنروں سے یا جیسی بھی صورت ہو متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے کے بعد اس سلسلے میں فرمان کے ذریعے اعلان کر سکے گا، اور جب ایسا اعلان نافذ العمل ہو تو وفاق کا انتظامی اختیار کسی صوبے کو ایسی ہدایت دینے پر کہ وہ ان میں مالیاتی موزونیت کے اصولوں پر عمل کرے، اس میں جو ہے جو بھی ملک کے مالی استحکام یا ساکھ کے مفاد کی خاطر ضرورت سمجھا جائے، اس آرٹیکل کی کو اگر جوڑ کے پڑھنا ہے تو آرٹیکل 234 کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت جاری شدہ اعلان ایک مشترکہ اجلاس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور 2 ماہ کی مدت گزر جانے پر نافذ العمل نہیں رہے گا، تا وقت مذکورہ مدت گزر جانے سے قبل اسے مشترکہ اجلاس کی قرارداد کے ذریعے منظور نہ کر لیا گیا ہو، اور ایسی ہی قرارداد کے ذریعے اسے ایسی مزید مدت کے لیے بڑھایا جا سکے گا جو 2 ماہ سے زیادہ نہ ہو، لیکن ایسا کوئی اعلان کسی بھی صورت 6 ماہ سے زائد نافذ العمل نہیں رہے گا۔ سو قانونی طور پہ کیا آپشنز ہیں اس وقت؟ سب سے پہلے بات کریں گے رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ رضوی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر پہلا سوال، کیا یہ جو نگراں سی ایم ہے پنجاب کا، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کی تقرری کو؟ خاص طور پہ جو اس پہ پوائنٹ اٹھا رہی تحریک انصاف، وہ کہتے ہیں جی پلی بارگین کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ایسا شخص اس عہدے پہ نہیں رہ سکتا، اس پہ آپ کی قانونی رائے کیا ہے سر؟ دیکھیں چیلنج تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فائنلی رائٹ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے یہ اختیار، کہ جب دونوں چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن فیل ہو جائیں تو کمیٹی بنتی ہے دونوں کی گروپ کی، وہ بھی ناکام ہو جائے تو آئین کہتا ہے کہ پھر اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، تو کانسٹیٹیوشنل پاورز تو ڈی سی پی کے پاس ہے۔ اب اس کو یہ کس گراؤنڈ پہ چیلنج کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، اور کیا صادق اور امین کا کوئی ایلیمنٹ وہ اس میں بھی انٹروڈیوس کریں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ آیا یہ ریٹرن آف تھی یا پلی بارگین تھی، وہ آرڈر ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کیا؟ تو وہ پلی بارگین والا جو نقطہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ اس میں پھر وہ اکیوز ہوتا ہے اور وہ کنوکشن ہو جاتا ہے، وہ پھر 15 سال کے لیے پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا، وہ تو بہت خطرناک پروویژن ہے۔ لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلی بارگین نہیں ہے، یہ ریٹرن آف بینیفٹس ہے جو ریفرنس فائل کرنے سے پہلے ہوتا ہے، ریفرنس کے بعد پلی بارگین ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا سوال سر، یہ جو معاشی ایمرجنسی کی آڑ میں کیا الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بات بھی ہم بہت سن رہے ہیں، قانونی طور پہ کیا اس کی پروویژن ہے؟ اس میں تو کوئی ایسا نہیں پروویژن ہے، وہ اگر لگاتے ہیں تو پھر بھی انہیں بڑے مسائل ہوں گے، اتنا اس میں مشکل ہو جائے گا۔ وہ 1 سال کے لیے اپنا ٹینیور بڑھا سکتے ہیں، لیکن بائی کنسنسس آف آل دی ممبرز بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ کریں گے، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن الیکشن کے مسئلے میں بہت ریجڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہونا چاہیے اپنے وقت پہ۔ لوگ ویسے آرٹیکل 254 کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں کہ جی جو ضروری نہیں ہے، اگر ڈیلے ہو جائے تو وہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوتا ہے، اس کو بھی کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکشن دی ہے آرٹیکل 254 میں، کہ اگر کوئی ٹائم پرسکرائب کیا کانسٹیٹیوشن نے اور اس میں ود ان دیٹ ٹائم کام نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ صحیح، بہت شکریہ رشید رضوی صاحب، اس پر ہمیں اپنا انٹرویو دے رہے تھے۔ عرفان قادر صاحب ماہر قانون بھی ہیں اور اس وقت حکومت کے اندر ایک عہدہ دار بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر عرفان صاحب۔ 2-3 سوال سر کوئکلی۔ ایک تو یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ پلی بارگین ہوئی ہے، اس وجہ سے جو کیئر ٹیکر سی ایم ہے اس کی تقرری کو وہ قانونی طور پہ سر چیلنج کرنے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ چیلنج ہو سکتی ہے قانونی طور پہ؟ اس کی پروویژن ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا اچھوتا موڑ پہ ہم کھڑے ہیں جہاں پہ شاید پتہ چلے کہ آج اس فیصلے کے بعد یا اس سٹیپ کے بعد کہ بھی صورتحال کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے۔ پہلے آپ سمجھیں کہ یہ پلی بارگین ہوتا کیا ہے۔
پلی بارگین جو ہے یہ اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جب نیب آتھرائز کرتا ہے، اگر انویسٹیگیشن کی آتھرائزیشن سے پہلے کوئی شخص سامنے آیا اور وہ کہے کہ جی یہ جو پیسے کا جو آپس میں جو بھی تضاد تھا تو میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ آپ کو پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا اور وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے فرام آل ہز لائبلٹی. صحیح. اور جو یہ والنٹری ریٹرن کی بات کر رہا ہوں کہ والنٹری ریٹرن میں یو گو اسکاٹ فری. والنٹری ریٹرن از آلویز بفور دی آتھرائزیشن آف انویسٹیگیشن، یعنی تفتیش کی آتھرائزیشن سے پہلے آپ والنٹیرلی کوئی بھی چیز جو کہ پیسے کے لین دین کے معاملے میں اگر آپ کا کوئی ڈفرنس ہو تو آپ خود ہی وہ پیسے اگر آفر کر دیں تو آپ کے خلاف پھر انویسٹیگیشن بھی آتھرائز نہیں ہوتی. صحیح. لیکن اگر انویسٹیگیشن آتھرائز ہو جائے تو اور اس کے بعد اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے نیب کے ساتھ تو اس کو پلی بارگین کہتے ہیں، اور پلی بارگین کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی سیکشن 15B میں پرووائڈ کیے گئے ہیں، سوری پروویزو ٹو سیکشن 15A میں پرووائڈ کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو شخص بھی پلی بارگین کرے گا وہ ڈیمڈ کانوکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو والنٹری ریٹرن جو ہے وہ نہ تو ڈیمڈ کنوکشن ہے نہ کنوکشن ہے، صحیح، بلکہ یہ ڈسچارج ہے فرام آل لائبلٹی. بلکہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں میرے سامنے یہ موجود ہے یہ ان کا جو ریکویسٹ فار ایکسیپٹنس آف والنٹری ریٹرن، سو یہ جو موجودہ کیئر ٹیکر سی ایم صاحب کا، سو اس وقت جو ہے اگر پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنا چاہتی ہے قانونی طور پہ تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا پہلے ماضی میں چیلنج کیا گیا ہے نگراں سیٹ اپ میں کسی تقرری کو عدالت کے اندر؟ اگر نہیں تو کیا یہ اس میں کوئی واٹ آر دا آڈز اس صورتحال میں؟ دیکھیں یہ جو والنٹری ریٹرن ہے یہ لا الاؤ کرتا ہے اس کو. سیکشن 25A نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس نے کوئی بھی پیسے کسی کو دینے ہیں یا اسٹیٹ کو دینے ہیں اور وہ انویسٹیگیشن کی آتھرائزیشن سے پہلے آ کے وہ پیسے دے دیتا ہے، صحیح، تو اس کی لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. لائبلٹی کا مطلب ہے کہ سول لائبلٹی ختم، فائنینشیل لائبلٹی ختم، کرمنل لائبلٹی ختم، ٹوٹل لائبلٹی ختم. ٹھیک ہے. لیکن اگر انویسٹیگیشن آتھرائز ہو جائے اور اس کے بعد وہ کیا کہ جی مجھ سے یہ غلط ہو گیا یا کچھ ایسی بات، تو پھر آپ ڈیمڈ کانوکٹ ہوتے ہیں اور اس میں آپ پبلک آفس ہولڈر 10 سال تک نہیں بن سکتے. تو والنٹری ریٹرن اور پلی بارگین میں یہ ڈفرنس ہے. تو یہاں پہ انہوں نے اگر والنٹری ریٹرن کیا ہے تو یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. جو کہ کیا ہے، یہ جو کیا ہے آن ریکارڈ جو پیپر اس میں والنٹری ریٹرن کیا، سوال میرا کچھ اور ہے، اس کو نکال دیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان قادر صاحب، اشتر وصاف صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. بہت شکریہ اشتر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سر یہ جو معاشی ایمرجنسی کا کہہ کر اس کے نفاذ کے بعد الیکشن کو ملتوی کرنے کی گفتگو کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی قانون میں پروویژن ہے؟ کیونکہ کچھ ایک قانونی رائے یہ بھی ہے کہ جی الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. کیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے. معاشی ایمرجنسی کا جب ہم قانون اور آئین میں ذکر دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ پروونسز کے جو فائنینشیل معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ذمہ لے لیتی ہے اور اس کو اس طریقے سے اس کا تعلق الیکشنز کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے الیکشنز کے لیے جو وقت معین ہے کانسٹیٹیوشن میں اسی پہ چلنا چاہیے اور اسی پہ چلے گا. آپ دیکھیں گے کہ حکومت بھی اس طرف پوری توجہ دے رہی ہے. جو حکومت کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے اپنے پارلیمنٹری بورڈز بٹھا دیے ہیں اور وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے کہ معاشی ایمرجنسی کا نفاذ کر کے الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے گا، شاید ان کو نہ تو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے نہ وہ آئین کو بغور پڑھتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے حالات ایسے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پروونسز میں الیکشن جو ہے وہ 10 دن پہلے یا 10 دن بعد ہو جائیں اور اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہوتی، یا پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں. اصل میں الیکشن کرانا جو ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہاں ہم ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد ہم بریک کے بعد مزید قانونی ماہرین کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ان کی اوپینین جانیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक. हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब. फैसल साहब, ये दो क्वेश्चंस क्विकली. पहला सवाल ये कि भाई क्या ये सीएम पंजाब की तकर्री को चैलेंज कर सकते हैं या नहीं? तो मेरे सामने जो ये पड़ा है, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलंटरी रिटर्न, एक माहिर कानून के तौर पे इससे पहले एक राय ये भी आई है, वो ये है कि चूंकि ये प्ली बारगेन नहीं है, ये वॉलंटरी रिटर्न किया गया है, इसलिए ये वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते इस ऑफिस के लिए. सो टेक्निकली इस बेसिस पे आप शायद चैलेंज ना कर पाए. इसके अलावा किस बेसिस पे चैलेंज कर सकती है तहरीक इंसाफ? देखिए, जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका मकसद ये होता है आइन के मुताबिक कि वो एक ऐसी हुकूमत हो जिसके ऊपर एतराज ना किया जा सके. हमारे ये जो निगरान हुकूमत का ये जो एक है, मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ बाय द वे. बाकी ममालिक में जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट से इलेक्शन कराती हैं और पावरफुल इलेक्शन कमीशन होते हैं और वही करते हैं. बेसिकली तो जो इलेक्शंस कराने का जो आइन में कमांड है, हुक्म है, वो ये है कि वो फ्री, फेयर, ऑनेस्ट एंड जस्ट इलेक्शन होने चाहिए. तो क्या फ्री, फेयर, ऑनेस्ट एंड जस्ट इलेक्शंस के लिए ऐसी तकरीरें करना पहला स्टेप नहीं होगा कि जिनके ऊपर कोई हाथ उंगली ना उठा सके और वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बारगेन की टेक्निकलिटीज में जाए बगैर क्या यही बात कि एक आदमी नैब के मुकदमे में मुलव्वस रहा और उसको जो है वो इतने इम्पोर्टेंट काम पे लगा दिया गया. पंजाब पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा है और उसका जो अगर मामला जो है पर उनका जो ताल्लुक है वो पीडीएम की जमातों से कोई ढका छुपा नहीं है, वो बड़ा ऑब्वियस है. लेकिन ये तो सियासी पहलू है ना फैसल साहब. ये अदालती, क्या कानूनी तौर पे आप समझते हैं कि अदालत के अंदर यू हैव इनफ ग्राउंड टू चैलेंज इट? बिकॉज एक राय ये भी है कि ये चूंकि दोनों जो सियासी जमातें की कैंडिडेट्स हैं, फिर इलेक्शन कमीशन का रोल है, तो अदालत इसमें कर नहीं सकती, कुछ इंटरवीन कर नहीं सकती, कुछ इस पे ऑर्डर दे नहीं सकती है. कि ये राय भी आई है कानूनी तौर पर? नहीं, ये राय तो ठीक नहीं है. पहली बात तो ये है कि आइन जो है वो एक सियासी अमल की कानूनी शक्ल है. आइन जो है वो एक सियासी एक्टिविटी के नतीजे में वजूद में आया है. लिहाजा अगर आप इलेक्शन से मुतल्लक किसी चीज को तो सिर्फ सियासत और से हटा के देखेंगे वो मुमकिन नहीं है. दूसरी बात यह है कि एपेक्स अगर कोई डिस्क्रेशन है किसी के पास, जैसे इलेक्शन के कमीशन के पास, देयर इज नो डाउट कि उनके पास डिस्क्रेशन है, और डिस्क्रेशन भी जो है एक फेयर तरीके से करनी है और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करनी है, क्योंकि इंश्योर जो है मतवा नजर करना है कि वो एक ईमानदाराना तरीके से, शफाफ तरीके से इलेक्शन हो. अगर इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम होता है, मैं नहीं समझता कि ज्यूरिसडिक्शनल जो है कोई प्रॉब्लम आएगा सुपीरियर कोर्ट्स में. ये मामला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, जाना चाहिए 184(3) के तहत, क्योंकि ये बहुत बड़ा लोगों के फंडामेंटल राइट्स है. हमारा आइन जो है वो चोजन रिप्रेजेंटेशन के इर्द गिर्द घूमता है. सही. और इसमें चैलेंज करने में कोई ऐसा मसला नहीं होगा. अदालतें इसमें इंटरफेयर करती हैं या किस हद तक इंटरफेयर करती हैं वो एक अलग बहस है. चैलेंज की जा सकती है, ग्राउंड्स मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में कि इसको जब चैलेंज किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें और भी सामने आएंगी. सही. बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब. हमें थे कि भाई कानूनी तौर पे चैलेंज करने के ग्राउंड्स हैं उनके पास और मोस्ट प्रॉब्ली इसको चैलेंज करने भी जा रहे हैं. शाइक उस्मानी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर. बेसिक सवाल सबसे पहले तो ये जो कहा जा रहा है शाइक साहब के इलेक्शन को मुआशी इमरजेंसी के तहत शायद केयर टेकर सेटअप का टेन्योर एक्सटेंड हो सके पंजाब में, केपी में, और जनरली इलेक्शंस डिले हो जाएं इस बेसिस पे कि मुआशी इमरजेंसी का सामना करना पड़ा है. ये ऑन रिकॉर्ड बयानात है सियासी क़यादत के. कानूनी तौर पे इसकी प्रोविजन है क्या? केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड किया जा सकता है सर? नहीं, कोई एक्सटेंड नहीं किया जा सकता. ये 60 डेज के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है और उसके 14 दिन के बाद जब फैसला हो जाए ये चीफ मिनिस्टर का, उसके बाद 14 डेज के बाद उनको रिजल्ट अनाउंस करना है. ये तो लिखा हुआ है आइन में, उसके खिलाफ जा नहीं सकते, तो होना लाजमी है. तो सर ये जो बात की जा रही है कि भाई कोई स्पेशल ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जिसके अंदर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल हो, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो जिसमें फौरी तौर पे इलेक्शन ना कराए जा सके, तो इसको कानून में कहीं भी किसी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं है या कोई गुंजाइश है इसके लिए कहीं? नहीं, वो तो अपनी जगह पर है. वो दूसरी चीज है. वो ये कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है प्रोविंस में जिसमें कि गवर्नमेंट समझती है कि उसको ये जो
हुकूमत है वो कानून आइन के मुताबिक नहीं चल सकती, तो उस सूरत में वो इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। इमरजेंसी नाफिज हो सकती है, उसके लिए 2 महीने उनको मिल जाएंगे और लेकिन वैसे अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, मामला नॉर्मल हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो इमरजेंसी नहीं होती ना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो होते रहते हैं। अगर नॉर्मल मामलात हैं तो उस सूरत में उनको इलेक्शन 60 डेज में करना लाजमी है। सही। शाइक उस्मानी साहब, एक और बात जो हम देख रहे हैं कि केयर टेकर सीएम जो पंजाब है, उनकी तकर्री के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी कि हम कोर्ट में जाएंगे, उनको लगता है कि ये तकर्री मुनासिब नहीं है। ये कानूनी तौर पे आप समझते हैं कि गुंजाइश उनके पास है, और व्हाट आर द ऑड्स कि ये इस मामले में कानूनी तौर पे कोई फैसला सामने आए या कोई हदायत आए अदालत की तरफ से? आपका मतलब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो जी मोहसिन नकवी साहब के बारे में? जी देखिए, अब उसमें तो ये आपको समझना चाहिए कि इसके 3 टियर्स होते हैं। यानी पहले तो गवर्नर के पास जाता है, फिर उसके बाद ये कमेटी के पास जाता है, जो असेंबली की कमेटी होती है उसके पास जाता है, और उसके बाद फाइनली ये जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने। तो अब ये आर्टिकल 224A जो है वो ये कहता है कि, और वो भी एक किस्म का जिसको कहते हैं ना कि वो प्रोविजो है। प्रोविजो के मतलब ये होता है कि एक्सेप्शन है, और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो फाइनल होता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला करता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फाइनली ये फैसला कर देता है तो वो फाइनल हो जाता है, और उसके लिहाज से उसको करना पड़ता है। अब उसके खिलाफ अगर वो जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आजकल तो हर एक चीज जा रही है, लेकिन सिवाय लोगों के प्रॉब्लम्स के बाकी हर एक चीज जा रही है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में। वो तो जा सकते हैं यकीनन, लेकिन आइन में उसकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आइन के किसी प्रोविजन के खिलाफ आप जाना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो जिसके खिलाफ आप जाना चाहते हैं वो फंडामेंटल राइट्स में कोई इंटरफेयर कर रहा हो, उस सूरत में आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो सिचुएशन नहीं। बहुत शुक्रिया। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।